बिहार में एपीएमसी एक्ट 2 खत्म कर दिया गया था। आज पंजाब में आम बात है कि बिहार से गेहूं और चावल खरीद के लाए जाते हैं और 800-900 रुपए में, और पंजाब में 1800 रुपए 1900 रुपए बेचे जाते हैं। तो यही पंजाब के साथ भी होना है। तो ये दोस्तों, जो किसान का विरोध कर रहे हैं वो बार बार बिहार और पंजाब को कंपेयर कर रहे हैं। वो उनका ये सबसे बड़ा डर है कि अगर सरकारी मंडियां बंद हो गई तो उनकी हालत भी बिहार के किसानों की जैसी हो जाएगी। इसी मुद्दे के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। एक इंग्लिश के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने पंजाब और बिहार के एग्रीकल्चर ग्रोथ को कंपेयर किया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर उस वीडियो को भी देखें। ये वीडियो उसी वीडियो के दिए गए एनालिसिस को आगे बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में पंजाब और बिहार की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसको समझा जाएगा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं सुखप्रीत सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल देसी सेंस में। दोस्तों, ये जो पंजाब और बिहार की एग्रीकल्चर का कंपैरिजन किया जा रहा है, किसी भी स्टेट के लोगों को नीचा दिखाने के लिए या फिर उनकी निंदा करने के लिए नहीं है। इनफैक्ट ये दो सिस्टम्स का कंपैरिजन है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मंडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो प्रोक्योरमेंट की जा रही है वो मंडीज़ के थ्रू की जाती है, और दूसरा ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मंडी सिस्टम बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बिहार के लोगों का सिर्फ पंजाब ही नहीं, देश की इकॉनमी में बहुत बड़ा योगदान है और देसी सेंस यही कहती है कि उसका सम्मान होना चाहिए। अब दोस्तों, हम ये समझते हैं कि आखिर पंजाब और बिहार को कंपेयर क्यों किया जा रहा है। बिहार में एपीएमसी एक्ट 2006 में अबॉलिश कर दिया गया था, इसलिए वहाँ पे जो भी प्रोक्योरमेंट होती है, जो भी परचेज होती है, वो ओपन मंडी के थ्रू होती है, प्राइवेट मंडी के थ्रू होती है। किसानों का यही डर है कि जो नए लॉ आए हैं वो प्राइवेट मंडी को फेवर करते हैं। धीरे धीरे पंजाब और हरियाणा और दूसरी जगह पे जहाँ पे सरकारी मंडी आज भी मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट मंडी उनको ख़त्म कर देगी। दोस्तों, जिस वीडियो की बात मैंने पहले करी है उसमें ये कहा गया है कि पिछले 15 सालों में जो बिहार की एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो पंजाब से बहुत ज़्यादा रही है। बिहार की एग्रीकल्चर ग्रोथ नेशनल एवरेज से भी बहुत ज़्यादा रही है, जबकि पंजाब की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो नेशनल एवरेज से भी कम रही है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। इसका एक आसान काउंटर आर्गूमेंट ये हो सकता है कि जिस तरह जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी ग्रोथ रेट अंडर डेवलपिंग कंट्रीज से कम रहती है, इसी तरह से जो रिलेटिवली डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनकी ग्रोथ रेट जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनसे कम रहती है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इस बात को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को जानना होगा। दोस्तों, आज की सिचुएशन समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को जानना होगा। 1 नवंबर 1966 में पंजाब को डिवाइड करके पंजाब और हरियाणा बनाए गए थे, और उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को बिहार को डिवाइड करके बिहार और झारखंड स्टेट्स बनाई गई थी। जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है वो आया है 1967 से लेके 1978, जिसने भारत को एक फूड डेफिशिएंट स्टेट से निकाल के एक वो दुनिया का लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन बना दिया और हमें आत्मनिर्भर कर दिया अपनी खाने की ज़रूरतें पूरा करने के लिए। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब स्टेट एक पायनियर स्टेट थी जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी एग्रीकल्चर में और अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ किया। अब हम वापस आते हैं सन 2006 में, जब बिहार ने अपना एपीएमसी एक्ट को अबॉलिश कर दिया। उस समय पंजाब और बिहार आज के मौजूदा स्वरूप में थे। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया है कि सन 2005 से लेकर 15 तक जो बिहार का एग्रीकल्चर ग्रोथ रहा है वो रहा है 4.7%, जबकि इंडिया का एग्रीकल्चर ग्रोथ था 3.7%। इसका मतलब जो बिहार का एग्रीकल्चर ग्रोथ रहा है वो 1.1% ज़्यादा रहा है इंडिया के ग्रोथ रेट से। उसी समय में जो पंजाब का एग्रीकल्चर ग्रोथ रहा है वो रहा है मात्र 1.6%, जो कि 2% कम है इंडिया के एग्रीकल्चर एवरेज ग्रोथ से। लेकिन इसको और भी गहराई से जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ आता कहाँ से है। तो एग्रीकल्चर में दोस्तों ग्रोथ होता है वो मेनली 2 चीज़ों से होता है। उसमें से पहली है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्सपेंड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है उसको एग्रीकल्चर के तहत लेके आया जाए। जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है उस पर एग्रीकल्चर किया जाए, इससे एग्रीकल्चर में ग्रोथ आता है। ये किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को क्लियर करके, या फिर जो ज़मीन उपजाऊ नहीं है उसको उपजाऊ बनाकर।
एग्रीकल्चर ग्रोथ का जो दूसरा कारण है दोस्तों, वो है कि प्रोडक्शन का बढ़ना। अब प्रोडक्शन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है वो इरिगेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट। जब इरिगेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आती है, लोग ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं, वो जो खेती है वो कम से कम बारिश पर डिपेंड करती है, तो उससे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। तो दूसरा कारण जिससे प्रोडक्शन बढ़ सकती है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का यूज़ करना। मशीन यूज़ करने से जो खेती का काम है वो तेज़ी से होता है और जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल अपने खेत से ले सकता है। तो तीसरा कारण है वो क्वालिटी सीड का यूज़ करना। अगर सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और मात्रा दोनों ज़्यादा होंगी। दोस्तों चौथा कारण है कि खाद का इस्तेमाल करना, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल। अब इसके बारे में बहुत सी कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से भी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। दोस्तों जो पांचवा कारण है प्रोडक्शन बढ़ने का, वो है बेहतर टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना खेती के लिए। इस स्टेट के अंदर जो पावर की ग्रोथ है, अवेलेबिलिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है, उसकी ग्रोथ भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है खेती को। उससे भी खेती की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सड़कों का डेवलपमेंट वो भी खेती की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। किसान अपनी फसल को आसानी से मंडियों की तरफ ले जा सकते हैं, वह दूर जाकर भी अपनी खेती कर सकते हैं। एक और कारण है जो खेती की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, वो है ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का बेहतर होना। जब कहीं सी भी जगह का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है, वो इम्प्रूव होता है, उसके साथ ओवरऑल डेवलपमेंट आती है और साथ में खेती में डेवलपमेंट आती है। लोग देर रात तक अपने खेतों में काम कर सकते हैं, वो अपने घर से दूर जाके काम कर सकते हैं, तो इस वजह से भी ग्रोथ आती है। अब दोस्तों हमें ये बात समझनी होगी कि जो बिहार ने पिछले 15 सालों में किया है, यही चीज़ पंजाब में 70s और 80s में की गई थी, और आज के समय में 30 साल बाद ये उसी ग्रोथ रेट को मेंटेन करने की उम्मीद करना सही नहीं होगा। और पंजाब में जो लैंड एग्रीकल्चर के तहत है वो आने वाले समय में और कम होगी। जैसे जैसे नए हाईवेज़ और रेलवेज़ बनाई जाएंगी, शहर एक्सपैंड होंगे, लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए और कम होगी। पंजाब की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, इस पर इस बात का एक नेगेटिव असर पड़ सकता है। और साथ में जो बिहार में एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है, उसको APMC एक्ट के एबॉलिश करने से लिंक करना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर की ग्रोथ में, ये सारे के सारे बिहार में पिछले 15 सालों में बेहतर हुए हैं। इस वजह से बिहार की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रही है। दोस्तों अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ को कंपेयर करना एक सही तरीका नहीं है, तो कौन सा तरीका है जिससे इन दोनों सिस्टम्स को कंपेयर किया जा सकता है? इसके लिए हमें देखना होगा, एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 20 नवंबर 2020 को एक रिपोर्ट छपी है। इस फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट को लिखा है R राम कुमार और शीश कामरा ने, जो कि एक दूसरी रिपोर्ट के काउंटर में है, और इस आर्टिकल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सन 2016 और 17 में पर हेक्टेयर पर मंथ जो बिहार के किसानों की इनकम है वो है 3,304 रुपये, जबकि उसी टाइम में जो पंजाब के किसानों की पर मंथ पर हेक्टेयर इनकम है वो है 8,915 रुपये। तो आप अब देख सकते हैं यहाँ पे जो इनकम का पर हेक्टेयर एक कॉमन यूनिट है दोनों स्टेट्स के लिए, जो पंजाब के किसानों की इनकम है वो दुगने से भी ज़्यादा है। इसी तरह से जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो बिहार की पर हेक्टेयर वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो है 35,825 रुपये। पंजाब की वैल्यू ऑफ आउटपुट है पर हेक्टेयर वो है 78,672 रुपये, जो कि दुगने से भी ज़्यादा है। तो अभी भी जो पंजाब का जो किसान है उसकी जो आमदनी है वो बिहार के किसान से दुगना है पर हेक्टेयर, जबकि बिहार ने पिछले 15 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। तो इसका मेन कारण है बिहार में मंडी सिस्टम नहीं है, और जो किसान है उसको अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा। तो मंडी सिस्टम ना होने की वजह से बहुत सारे नए बिचौलिए पैदा हो गए हैं। अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है। जिन्होंने कि बिहार के किसान को जो रेट है वो आधा दिया, वहाँ पे जो गेहूं का या फिर धान का रेट है वो 800 से लेके 1200 रुपये पर क्विंटल
उन किसान को मिलता है, जबकि वही गेहूं का रेट पंजाब में 1800 से 2200 रुपये पर क्विंटल मिलता है। दोस्तों, ये जो नए बिचौलिए हैं वो क्या करते हैं कि वो बिहार के किसानों से आधे दाम में गेहूं और चावल खरीदते हैं, उनको ट्रकों में भरकर पंजाब और हरियाणा की मंडियों में लाकर दुगने दाम पर बेचते हैं। अब ये देखिए, जो किसान है वो 4-5 महीने खेत में मेहनत करता है, वो अपनी उसमें इन्वेस्ट भी करता है। जितनी कमाई किसान इतनी मेहनत के बाद करता है, वो बिचौलिया कुछ दिनों में ही कर लेता है। और इसकी मेन वजह है कि बिहार में मंडी सिस्टम नहीं है। हमने 2006 में किया था। 2006 में बिहार में यही कहा गया था कि सब अब बिहार विल बी अ हार्बिंगर ऑफ ए न्यू रेवोल्यूशन, पंजाब पीछे रह जाएगा, बिहार उसकी लीड लेगा। उन्होंने एपीएमसी मंडियां भी खत्म कर दी थी उस टाइम। तो एक जनरेशन का पूरा लॉस हो चुका है जस्ट बिकॉज समबडी हैज दिस फैंसीफुल आइडिया कि मार्केट्स ऑपरेट वेरी वेल। क्यों नहीं बिहार में मार्केट्स ऑपरेट कर पाई अभी तक? क्या कारण है कि हर साल बिहार से जो प्रोड्यूस है अनस्क्रूपुलस ट्रेडर्स उसको लाके पंजाब और हरियाणा में बेचते हैं पैडी और व्हीट का। दोस्तों, जो किसान एग्रीकल्चर लॉस का विरोध कर रहे हैं वो बिहार को एक केस स्टडी की तरह यूज़ कर रहे हैं अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, जबकि सरकार कोई भी ऐसी केस स्टडी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही जिससे किसानों को ये लगे कि प्राइवेट प्रोक्योरमेंट होने से उनको बेहतर दाम मिलेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। दोस्तों, हमारे देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ का जो पिछले 5 साल में क्या हाल रहा है वो आप इनसे सुन लीजिए। Last 5 years, all India agricultural growth has been 2. We should be ashamed. 2%. It's half of what it was in UPA's and Sharad Pawar's times. अगर हम अपने देश में पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से सबसे नीचे की 2 स्टेट देखें, वो है बिहार एंड यूपी, लेकिन इनमें हमारे देश की 26% जनता रहती है। बिना इन 2 स्टेट की ग्रोथ के क्या हम भारत की ग्रोथ की कल्पना भी कर सकते हैं? जो गेहूँ है उसकी उपज में जो यूपी है वो देश का नंबर 1 स्टेट है, बिहार 6 नंबर पे है और पंजाब 3 नंबर पे है। इसी तरह राइस में जो यूपी है वो 2 नंबर पे है, बिहार 5 नंबर पे है और पंजाब 3 नंबर पे है। अब बात करें आलू की। आलू की उपज में भी जो यूपी है वो नंबर 1 पे है, जो बिहार है वो नंबर 3 पे है और पंजाब नंबर 6 पे है। और गन्ने की खेती में जो यूपी है वो दोबारा नंबर 1 पर है, बिहार नंबर 5 पे है और पंजाब नंबर 8 पे है। ये दोनों स्टेट्स हैं, इनके ज़्यादातर इकॉनमी भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। दोस्तों, अगर इन 2 स्टेट्स के किसानों को भी अच्छा दाम मिलता तो आप ये सोचिए हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। दोस्तों, देसी सेंस यही कहती है कि इन स्टेट्स के प्रोग्रेस के बिना हम देश की प्रोग्रेस की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताएं कि आखिर देश के किसानों के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है? वो सिस्टम जो उनको एक अच्छा दाम दे रहा है या वो सिस्टम जो उनको मार्केट के हाथों एक्सप्लॉइट होने के लिए छोड़ रहा है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी नई वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।